आज की क्लास में हम 2023 के फिजिक्स या भौतिकी के नोबेल पर चर्चा करेंगे। 2023 का फिजिक्स का नोबेल 3 वैज्ञानिकों पियर अगस्तिनी, फेरेंस क्राउज और एन लुइलिए को मिला है। इन तीनों वैज्ञानिकों द्वारा एटोसेकेंड्स अर्थात 10 की पावर माइनस 18 सेकेंड में होने वाली घटनाओं से लाइट पल्स को उत्पन्न करने की विधि का या मेथड्स को विकसित किया है। अर्थात इन्होंने एक ऐसे मेथड को विकसित किया है जिसके माध्यम से हम एटो सेकंड मतलब बहुत कम समय में बहुत तीव्र गति से जो घटनाएं होती हैं, अल्ट्रा फास्ट मूवमेंट्स जो होती हैं, उनको कैप्चर कर सकते हैं, उनका हम अध्ययन कर सकते हैं। और इन लाइट पल्सेस को जो इन्होंने उत्पन्न की, इन्हें एटो सेकंड लाइट पल्स कहते हैं। तो ये एटो सेकंड लाइट जो पल्सेस हैं, इनके माध्यम से हम बहुत तेज गति से होने वाली घटनाओं का अध्ययन कर सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉन की गति। अगर हम एटम देखें तो एटम में सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन गति करता है। और इलेक्ट्रॉन की ये जो गति होती है बहुत तेज होती है, इसको हम सामान्य कैमरे से कैप्चर नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह की जो गतियां हैं जो 10 की पावर माइनस 18 सेकेंड के स्केल पर होती हैं, उनके अध्ययन में इनकी डिस्कवरी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तो अब हम इस टेक्निकल लैंग्वेज को छोड़कर अगर हम सामान्य लैंग्वेज में बात करें तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि एटो सेकंड क्या है। तो अगर मैं एटो सेकंड की बात करूं तो एटो सेकंड एक समय का पैमाना है, बहुत ही छोटा स्केल है, जो मैंने अभी बताया कि 10 की पावर माइनस 18 सेकंड के बराबर है। अगर मैं इसकी तुलना एक सेकंड से करूं तो अगर एटो सेकंड की तुलना एक सेकंड से की जाए तो ये एक सेकंड का अरबवें हिस्से का भी अरबवां हिस्सा है। अगर मैं एक सेकंड को अरबवां हिस्सा कर लूं और फिर उसका भी एक अरबवां भाग लूं, तब पहुंचते हैं हम एटो सेकंड स्केल पर। और इसकी तुलना यूनिवर्स की एज से भी की गई है। अगर मैं यूनिवर्स की एज को देखूं तो हमारे जो ब्रह्मांड की जो आयु है वो 13.8 अरब वर्ष है। अर्थात हमारे यूनिवर्स का जो निर्माण हुआ था, जो बिग बैंग हुआ था, वो 13.8 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। तो हमारे ब्रह्मांड की एज को अगर मैं यहां लिख दूं तो ये है 13.8 अरब वर्ष। और इसके सामने जो एक सेकंड है, मतलब 13.8 अरब वर्ष के सामने जो एक सेकंड है, वही एक सेकंड के सामने एटो सेकंड। तो अगर हम एज ऑफ द यूनिवर्स को 13.8 बिलियन वर्ष माने तो इसके सामने एक सेकंड इसका एक अरबवें का भी एक अरबवां भाग है। और एक सेकंड के सामने एटो सेकंड भी एक सेकंड का एक अरबवें का भी अरबवां भाग है। 1 बिलियंथ ऑफ ए सेकंड। इसको एक और स्केल से भी देख सकते हैं। अगर मैं कहूं कि यूनिवर्स की जो एज है, इसे हम 10 की पावर 18 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इतने सेकंड्स हैं इसके अंदर, 10 की पावर 18 सेकंड। अगर मैं इसको एक सेकंड को लूं तो इसको 10 की पावर हम 0 से ले सकते हैं, एक सेकंड हो जाएगा। और यहां है 10 की पावर माइनस 18। तो ये स्केल है, ये 10 की पावर ये प्लस 18 है और यहां पर एटो सेकंड है जो माइनस 18 में चला जाता है। तो बहुत ही छोटा पैमाना है। और इन्होंने इस छोटे पैमाने पर मतलब इस एटो सेकंड्स पर जो घटनाएं हो रही हैं, तो देखो कितनी तेज होंगी कि इलेक्ट्रॉन 10 की पावर माइनस 18 सेकंड में अपनी पोजीशन को चेंज कर जा रहा है। तो ऐसी घटनाओं को कैप्चर करने की टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास। तो इन्होंने इस पैमाने पर जाकर अध्ययन करने को पॉसिबल बना दिया है। इन्होंने इस स्केल से लाइट पल्स को जनरेट किया है और जिस लाइट पल्स को हम अगर स्टडी करेंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी मिलेगी या इस स्केल पर होने वाली घटनाओं की जानकारी मिलेगी। अगर हम और थोड़ा बेसिक पर जाएं, इसके थोड़ा सा बेसिक और देखना पड़ेगा इसे और समझने के लिए। देखो, अगर मैं इस टाइम स्केल को इस तरह से देखूं, ये देखो ये पूरा का पूरा टाइम स्केल दिखाया गया है यहां पर देखो ये एक सेकंड है। इससे छोटा पैमाना देखो मिली सेकंड है, 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड। तो यहां पर ये हमारी लिमिट है जो कैमरा से हम कैप्चर कर सकते हैं। अर्थात ऐसी घटनाएं जो बहुत तेज हो रही हैं और वो 10 की पावर माइनस 3 मिली सेकेंड्स में हो जा रही हैं, उनको हम हमारे जो बहुत ही फास्टेस्ट कैमरा हैं उनसे कैप्चर कर सकते हैं। देखो इसको मैं समझाता हूं। देखो हम हमारे आसपास की दुनिया में बहुत तेजी से चलती हुई वस्तुओं को देखते हैं, उनका मूवमेंट बहुत फास्ट होता है, जैसे ट्रेन का।
बहुत तेजी से हमारे पास से निकल जाती है। या मैं यूं कहूं, आपने बुलेट को देखा होगा, जब बुलेट को हम किसी एप्पल पर, सेब पर फायर करेंगे तो हमें सिर्फ देखता है कि स्मैश्ड एप्पल दिखाई देगा, मतलब एप्पल फट गया, लेकिन हमें उसके अंदर बुलेट जाती हुई और उससे बाहर निकलती हुई दिखाई नहीं देती है। हमारे देखो छत पर पंखा लगा होता है, तो पंखा घूमता है तो हमें पंखे में सिर्फ ब्लर सा दिखाई देता है सारा का सारा। तो बहुत तेज गति से मूवमेंट्स होती हैं हमारे आसपास भी। लेकिन अगर हम इसको सामान्य कैमरा से अगर इनके फोटोग्राफ लेंगे तो ब्लर आता है, हमें वो क्लियर नहीं दिखाई देता, क्योंकि इनकी गति बहुत तेज है। जैसे अगर मैं यहां दिखाऊं आपको, ये हमिंग बर्ड है, तो हमिंग बर्ड 1 मिनट में 80 बार अपने विंग्स को हिलाता है। 1 मिनट में 80 बार अपने विंग्स को वो मूव करता है, देखो इस तरह से। तो ये अगर ये 1 मिनट में 80 बार विंग्स को ऐसे मूव करेगा तो हमें देखो ये ब्लर दिखाई दे रहा है। तो हमारे पास जो बहुत तेज गति से जो घटनाएं हो रही हैं या ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, उन्हें हम हमारी आंखों से हम भी उनको ऑब्जर्व पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं, ब्लर से दिखाई देते हैं। और अगर हम कोई सामान्य कैमरा से भी इसकी इमेज लेंगे तो वो भी हमें ब्लर दिखाई देगी। इसी तरह देखो, हम अगर इस ट्रेन को देखें, बहुत तेजी से ट्रेन अगर हमारे पास से जाती है तो अगर हम उसका फोटोग्राफ लेंगे तो ब्लर आएगा, पंखे का फोटोग्राफ लेंगे तो ब्लर आएगा। तो इस तरह की घटनाएं जो हमारे आसपास होती हैं और बहुत तेजी से होती हैं, इनके लिए हम कुछ विशेष तरह के कैमरास का यूज करते हैं, जिन्हें बोलते हैं हाई स्पीड या हाई शटर स्पीड वाले कैमरा। तो अगर हम हाई स्पीड या हाई शटर स्पीड कैमरा का यूज करेंगे तो हम इन घटनाओं को कैप्चर कर सकते हैं। तो इसकी तकनीक तो हमारे पास है, जो इस स्पीड से घटनाएं हो रही हैं, या यूं कहूं जो बुलेट वाली घटना मैंने भी आपको बताई थी कि बुलेट अगर एप्पल के अंदर जा रहा है और उससे बाहर निकल रहा है तो हमें स्मैश्ड एप्पल ही नजर आता है। लेकिन अगर हम हाई शटर स्पीड वाले कैमरा का यूज करेंगे तो हम उस पूरे मूवमेंट को, उस बुलेट को उस एप्पल के अंदर घुसते हुए और उससे बाहर निकलते हुए देख सकते हैं, उसको कैप्चर कर सकते हैं। तो ये जो बुलेट वाली घटना है ये मिली सेकेंड पर होती है। तो हम हाई शटर स्पीड वाले कैमरा से इन मोशंस को कैप्चर कर सकते हैं, इन गतियों को हम फोटोग्राफ कर सकते हैं इनका, या फोटोग्राफ ले सकते हैं। लेकिन प्रकृति में ऐसी बहुत सारी गतियां हैं या ऐसी चीजें हैं जिनकी गति बहुत ज्यादा है, इनसे भी बहुत ज्यादा है। तो नेचर में देखो, नेचर बहुत ही क्या है, बहुत ही अलग तरीके से काम करती है। तो यहां पर बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं या बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनकी गति बहुत ही तेज होती है। अगर देखें तो ये नीचे के स्केल पर जाएंगे तो देखो, इससे नीचे में जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं वो माइक्रो सेकेंड्स में होती हैं। और अगर बहुत सारे जो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो नैनो सेकंड पे काम करते हैं, जैसे हम नैनो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। लेकिन इससे भी छोटे स्केल पर घटनाएं हो रही हैं, इनसे भी तेज स्पीड में घटनाएं हो रही हैं। जैसे मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन। जैसे आपने मॉलिक्यूल देखा होगा, हम बात करें हाइड्रोजन H2, ये मॉलिक्यूल है, तो इनमें ये वाइब्रेट करते रहते हैं, इनकी स्थिति में भी परिवर्तन होता रहता है। तो ये जो वाइब्रेशन हो रहा है इसका स्केल है पिको सेकेंड, 10⁻⁻12। और कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो इससे भी ज्यादा स्पीड से हो रही हैं, उन्हें बोलते हैं फेम्टो सेकंड्स में होने वाली घटनाएं। इससे नीचे का जो स्केल है वो है 10⁻⁻15 सेकंड, फेम्टो सेकंड। और इसका एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट्स में प्रकाश संश्लेषण होता है, या एटम्स का वाइब्रेशन। जैसे ये हाइड्रोजन है, ये अकेला हाइड्रोजन H, ये एटम, ये भी अपनी जगह पर वाइब्रेट करते हैं, तो इनका जो वाइब्रेशन आएगा वो फेम्टो सेकंड में आता है। और एक टाइम का स्केल इससे भी नीचे है, या कुछ गतियां ऐसी हैं जो इससे भी कम समय में हो जाती हैं, वो है एटो सेकंड, 10⁻⁻18। तो ये देखो, ये अगर मैं टाइम स्केल लूं तो सबसे छोटे स्केल में एटो सेकंड आता है, 10⁻⁻18 सेकंड। अर्थात प्रकृति में कुछ ऐसी घटनाएं भी हो रही हैं जो इस स्केल पर होती है, 10⁻⁻18 सेकंड में होती हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं इसको आपको दिखाऊं, इस एग्जांपल को, इलेक्ट्रॉन वाले को, देखो थोड़ा बेसिक इसमें भी देख लेते हैं। देखो यहां देखते हैं, देखो ये आपको एक एटम नजर आ रहा है। इस एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, नाभिक जिसे बोलते हैं। और इस नाभिक में देखो प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होता है। तो इसके सेंटर में न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है।
और इसके चारों तरफ देखो ये ऑर्बिट्स है, इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और इनकी मूवमेंट इतनी तेज होती है कि इनको एटो सेकंड्स में ही मापा जा सकता है। ये एटो सेकंड्स में अपनी स्थिति को परिवर्तन कर लेते हैं। तो जब इनकी गति इतनी तेज है कि ये एटो सेकंड में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, तो इनको कैप्चर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इनको कैप्चर नहीं किया जा सकता, अर्थात इनका फोटोग्राफ नहीं लिया जा सकता। इसी तरह एटम्स जो होते हैं, एटम वाइब्रेट करते हैं, इनमें वाइब्रेशन होता है। तो इनका जो स्केल था वो फेम्टो सेकंड का था, तो उनको भी इमेज उनका भी लेना या उनको भी कैप्चर करना बहुत मुश्किल था। लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा अपनी रिसर्च के माध्यम से एटम्स के वाइब्रेशन को कैप्चर कर लिया गया, फेम्टो सेकंड को। अर्थात फेम्टो सेकंड में जो होने वाली घटनाएं थी उनको वैज्ञानिकों के द्वारा कैप्चर कर लिया गया। अर्थात फेम्टो सेकंड को फोटोग्राफी की अंतिम सीमा मान लिया गया कि भाई इस स्केल तक हम फोटोग्राफ ले सकते हैं या जो घटनाएं हो रही हैं उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इन तीनों वैज्ञानिकों की खोज से पहले इस फेम्टो सेकंड को फोटोग्राफी की लास्ट लिमिट माना जाता था कि इस तक की घटनाओं से हमने लाइट पल्स को क्रिएट कर लिया है और इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो गई है। लेकिन इससे जो कम समय में होने वाली घटनाएं थी एटो सेकंड्स में, इनसे लाइट पल्स को क्रिएट नहीं किया गया था, अर्थात इनके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती थी, इनको कैप्चर नहीं किया जा सकता था। तो देखो यहां पर वापस से अगर हम आए तो एटो सेकंड में घटना होने वाले का एग्जांपल कौन सा है? ये इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर जो मूवमेंट है वो एटो सेकंड का मूवमेंट। तो इस तरह की तेज मूवमेंट को या इस तरह की जो एटो सेकंड में होने वाली घटनाएं हैं इनको कैप्चर करने के लिए इन्होंने एक मेथड को विकसित किया। वो था कि अगर हम क्या करें कि इन स्केल पर होने वाली घटनाओं से लाइट पल्स को क्रिएट कर लें, इनसे लाइट को उत्सर्जित कर दें, तो हमें इनके बारे में जानकारी मिल जाएगी, हम इनका फोटोग्राफ ले सकते हैं। अब कैसे? देखो फोटोग्राफी का सिद्धांत क्या होता है? फोटोग्राफी का सिंपल सिद्धांत है कि अगर किसी चीज से अगर लाइट आ रही है तो वो वस्तु हमें दिखाई देती है। अगर किसी वस्तु से लाइट आ रही है तो हमें वो वस्तु दिखाई देगी। या यूं भी कहूं कि अगर किसी वस्तु से है कोई लाइट आ रही है तो हमें उसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। इसका एग्जांपल देखो, जैसे आपने ब्लैक होल देखा होगा, तो ब्लैक होल हमें ब्लैक कलर का दिखाई देता है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि उससे कोई लाइट बाहर आती नहीं है। उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि वो अपने अंदर से लाइट को भी बाहर नहीं आने देता। तो जब लाइट बाहर ही नहीं आएगी, वहां से कोई लाइट आएगी नहीं, तो उसके बारे में जानकारी भी नहीं मिलेगी। तो इस सिद्धांत को अगर यहां पर अप्लाई करके देखें, अगर हम एटो सेकंड्स में होने वाली घटनाओं से लाइट पल्स को क्रिएट कर लें, वहां से लाइट को क्रिएट कर लें, तो उस लाइट के अध्ययन से हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्होंने डायरेक्ट कैप्चर ना करके इन्होंने ये लाइट पल्स वाली विधि को डेवलप किया और इससे पहले इस विधि का यूज किया गया फेम्टो सेकंड के लिए। तो फेम्टो सेकंड फोटोग्राफी में लेजर लाइट का यूज किया गया। लेजर के माध्यम से फेम्टो सेकंड में होने वाली घटनाओं से उन्होंने एक लाइट पल्स को क्रिएट कर लिया था। इसीलिए फेम्टो सेकंड को फोटोग्राफी की लास्ट लिमिट या अंतिम सीमा माना गया। लेकिन अब देखो, अब उन्होंने क्या किया, इस एटो सेकंड स्केल से भी लाइट पल्स को क्रिएट कर लिया। देखो अब समझ में आ रहा होगा कि इन वैज्ञानिकों ने क्या किया। इन वैज्ञानिकों ने इस एटो सेकंड पर होने वाली घटनाओं से लाइट पल्स को क्रिएट किया और उस लाइट पल्स को जब आप स्टडी करोगे तो आपको इन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानकारी मिलने लगेगी, इनकी गति के बारे में, इनकी अवस्थिति के बारे में, एक्सटर्नल फोर्सेस का इन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स जिसे कहते हैं, तो उसकी जानकारी हमें मिल सकती है। तो अब आगे देखते हैं, देखो कैसे इन्होंने इसको जनरेट कैसे किया। देखो जनरेट करने की विधि है, इन्होंने लेजर का इस्तेमाल किया उसमें। तो थोड़ा बेसिक इसका भी देख लेते हैं। देखो लेजर क्या होता है। लेजर का फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो आपको इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है। तो देखो लेजर है क्या। लेजर में देखो बहुत ही ये नैरो बीम है लाइट का। देखो बहुत ही संकरा बीम है, पुंज है लाइट का। तो बहुत ही नैरो बीम ऑफ लाइट है ये। और इसमें लेजर के अंदर सिर्फ एक ही तरह की लाइट होती है, एक ही कलर की होगी। जैसे इसको तुलना करते हैं, देखो हमारा सामान्य प्रकाश जो व्हाइट लाइट होती है,
तो व्हाइट लाइट में 7 प्रकार के रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, उनसे मिलकर व्हाइट कलर मिलता है। तो जो हमारा जो दृश्य प्रकाश है, विजिबल लाइट है, जो व्हाइट कलर की लाइट आती है, ये 7 वेव्स से मिलकर बना होता है। तो वो 7 वेव्स कौन सी होती हैं? देखो यहां पर दिखाई देगा, ये रहा, ये व्हाइट लाइट है, ये 7 कलर के कलर इसके अंदर होते हैं। रेड होता है, ऑरेंज होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है, ब्लू होता है, इंडिगो और वायलेट, जिसे विबज्योर कहते हैं। इंद्रधनुष में भी हमें यही 7 तरह के कलर दिखाई देते हैं। तो जो व्हाइट लाइट होती है वो एक कलर की नहीं होती, उसमें ये कई तरह की कलर की वेव्स होती है। देखो यहां पर, देखो इसमें ये एक वेव ये है, एक वेव ये है, एक वेव ये है, एक वेव ये है। तो ये जो सामान्य प्रकाश है, जो हमारा विजिबल लाइट आती है, उसमें कई तरह की, कई तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है, कई तरह की वेव्स होती है। लेकिन जो आपका लेजर होता है, ये मोनोक्रोमेटिक होता है, इसमें सिर्फ एक ही कलर की लाइट है। देखो अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये देखो, ये एक ही कलर की लाइट है, तो ये मोनोक्रोमेटिक होता है। एक ही कलर है और एक ही वेवलेंथ है, सबकी वेवलेंथ देखो एक जैसी है। वेवलेंथ का अर्थ क्या होता है? इन दो पीक्स के बीच की लंबाई, ये यहां की लंबाई, ये दो ट्रफ्स जो है इनके बीच की जो दूरी होती है, उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। देखो सभी रेड कलर की है, तो सभी की वेवलेंथ सेम है, सभी एक ही प्रकार की वेव्स है, इनकी वेवलेंथ समान है, ये मोनोक्रोमेटिक होती है। तो लेजर के बारे में अगर मैं बात कहूं, तो पहला मैंने बोला था कि ये नैरो बीम है, लाइट के नैरो बीम है, बहुत ही नैरो बीम्स हैं, बहुत संकरे होते हैं। दूसरा, इनमें सिर्फ एक ही कलर की लाइट होती है, मोनोक्रोमेटिक होती है। इनमें सभी की सभी वेव्स की वेवलेंथ सिमिलर होती है। और देखो यहां पर इनके, देखो ये आपके पीक्स नजर आ रहे हैं और ये इसके ट्रफ्स नजर आ रहे हैं। तो इनके पीक और ये जो ट्रफ है, देखो अलाइंड होते हैं। देखो सभी के पीक एक जगह है और सभी के ट्रफ एक जगह है, इसे बोलते हैं कोहेरेंट लाइट। तो ये जो पूरा का पूरा लेजर होता है, देखो यहां पर दिखा है आपको कि ये मोनोक्रोमेटिक होती है लेजर लाइट। दूसरा, ये कोहेरेंट होती है, मतलब इनके पीक सभी के देखो एक ही साथ होंगे। देखो सबके ये पीक एक साथ है यहां पर, ये यहां, और सभी के ट्रफ है वो देखो ये एक साथ है यहां पर देखो, ये सभी के पीक्स एक अलाइंड है एक दूसरे के साथ, ये रहे, और ट्रफ भी एक दूसरे के साथ अलाइंड है। ऐसी लाइट को कोहेरेंट लाइट कहते हैं। तो मोनोक्रोमेटिक है, कोहेरेंट होती है, और ये बहुत ही नैरो जगह पर आप उसको बहुत ही पॉइंट पर ऐसे तो फोकस कर सकते हो, तो इसमें लाइट फैली नहीं होती है। तो बहुत ही संकरी लाइट होती है, कोहेरेंट होती है, मोनोक्रोमेटिक होती है। लेकिन जो आपका सामान्य जो लाइट बल्ब होता है वो पॉलीक्रोमेटिक होता है, उसमें कई सारी वेव्स होती है, कई रंगों की उसके अंदर वेव होंगी, इनकोहेरेंट होंगी और डाइवर्जेंट होती हैं और ऐसे फैली रहती है। तो ये आपका थोड़ा सा आपको बेसिक लेजर का भी आइडिया होना चाहिए, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। तो एक तो इसका फुल फॉर्म ध्यान हो, और दूसरा इसकी कुछ विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए। तो इन्होंने इस लेजर का यूज करके एटोसेकेंड स्केल पर होने वाली घटनाओं से लाइट पल्स को क्रिएट किया। अब देखो कैसे किया। देखो इन्होंने क्या किया, इस प्रयोग को यहां पर देखते हैं, इनका एक्सपेरिमेंट। देखो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक लेजर लाइट को यहां से डाला। देखो यहां पर, देखो ये लेजर लाइट यहां से आ रही है, तो इस लेजर लाइट को यहां पर इस लेजर लाइट को दो भागों में बांट दिया गया। देखो एक भाग तो ये सामने सीधा चला गया और दूसरा भाग इस डायरेक्शन में आ गया। तो ये जो दूसरा पार्ट, ये जो इधर से आया, इसको यहां से टकरा के एक गैस चैम्बर में भेज दिया। एक तरह से कहो कि एक चैम्बर था, वहां पर गैस थी, तो इस लेजर लाइट को गैस में से गुजारा गया। तो जब ये लाइट इस गैस में से गुजरी, तो यहां पर इस लेजर लाइट ने इस गैस के एटम्स के साथ इंटरेक्शन किया, जिसके परिणाम स्वरूप यहां से लाइट का उत्सर्जन हुआ, लाइट पल्स क्रिएट हुई, और उस लाइट पल्स को ही एटोसेकेंड लाइट पल्स कहा गया। इसे एटोसेकेंड लाइट पल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत ही कम अवधि के लिए था, 10 की पावर -18 सेकंड की ये लाइट थी, तो इसीलिए इसे एटोसेकेंड लाइट पल्सेस कहा जाता है। बहुत ही कम समय अवधि की लाइट उत्सर्जित हुई, और जब ये हुई तो देखो यहां पर लिखा पल्स ट्रेन, तो एक हुई, उसके बाद थोड़ी देर बाद दूसरी हुई, फिर थोड़ी देर बाद तीसरी हुई, इस तरह से कई सारी लाइट पल्सेस क्रिएट होती हैं। पल्स का अर्थ क्या होता है? पल्स का अर्थ होता है लाइट का क्रिएट होना और फिर काफी समय तक नहीं होना, फिर से एक पल्स आना, फिर नहीं आना, फिर पल्स आना, फिर नहीं आना, ऑन ऑफ जिसे हम बोलते हैं। अभी और समझाता हूं। तो यहां तक देखो ये हुआ कि यहां पर जब इस लेजर को इस गैस में से ट्रांसमिट किया गया, तो यहां पर इस गैस के एटम से
लाइट्स क्रिएट हुई या एटो सेकेंड लाइट पल्सेस निकली, और उनको क्या किया गया, देखो इधर से ये जो दूसरा लेजर आ रहा था उसको डिले किया गया कि वो ये पूरी की पूरी रिएक्शन हो जाए, तो इसको उतना टाइम इधर लग जाए। तो ये देखो इधर से ऐसे घूम के ये लेजर यहां पहुंची, तो इसे बोलते हैं डिले पार्ट। तो ये यहां पहुंचा, तो ये जो पल्स ट्रेन आ रही थी ये इसके साथ कंबाइंड होगी, और ये कंबाइंड बीम को यहां पर ऑब्जर्व कर लिया गया और एक्सपेरिमेंट किए। तो कुल मिला के इस एक्सपेरिमेंट में किया गया, इसमें लेजर लाइट को गैस में से गुजारा गया और उसने एटम्स के साथ रिएक्शन किया, और उसके परिणाम स्वरूप एटो सेकेंड लाइट उत्सर्जित हुई। और इसको देखो यहां पर इस एग्जांपल में हम और देख सकते हैं, अगले वाले में देखो यहां पर देखो ये हुआ क्या, उस जहां पर गैस में से इसे गुजारा गया लेजर को, तो वहां क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि वहां पर लाइट उत्सर्जित हुई। तो देखो होता क्या है यहां पर, जब भी देखो यहां पर ये जो लाइट रेड कलर की दिख रही है ये लेजर लाइट है, और यहां पर जो आपको नीचे दिख रहा है ये न्यूक्लियस है। अभी हमने एटम की स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसमें सेंटर में न्यूक्लियस था और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, और न्यूक्लियस जो होता है वो धनावेशित होता है, पॉजिटिव होता है, उस पर आवेश पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिवली चार्ज है। देखो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव का निशान है, और ये न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है वो इसके आकर्षण की वजह से, इसका अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का। तो देखो इस अट्रैक्शन को, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है, उसको इस तरह से एक वेल की तरह, कुएं की तरह दिखाया गया। देखो ये गहरा भाग है यहां, इसे बोलते हैं एटम्स फील्ड। देखो ये क्या लिखा, एटम फील्ड। इस न्यूक्लियस का, इस एटम का ये फील्ड है जहां तक इसका प्रभाव रहता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के साथ बंधा रहता है। तो जब इस लेजर लाइट को इसमें से पास किया गया गैस में से, तो इसका जो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था इस एटम का, ये एटम का फील्ड है वो डिस्टोर्टेड हो गया। देखो यूं इसका देखो एक भाग ऊपर उठ गया और एक भाग नीचे हो गया। तो ये जो वेल था, ये जो कुआं था एक तरह से जिसे मैं बोलूं, वो अब डिस्टोर्टेड हो गया, एक पार्ट से ऊपर उठ गया और एक पार्ट देखो ऐसे नीचा हो गया। तो अब क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल जाएगा। तो जो ये फील्ड था इस न्यूक्लियस का, इस एटम का फील्ड था, वो डिस्टोर्टेड हुआ, तो इलेक्ट्रॉन इस वेल से बाहर आने लगता है। तो ये देखो इससे बाहर आ गया। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इससे बाहर आता है तो ये लेजर से कुछ एनर्जी लेता है, लेजर फील्ड से इसको एनर्जी मिलती है इस इलेक्ट्रॉन को। दोबारा देखो, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस का वेल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। वेल का मतलब क्या है, इस एटम का फील्ड है, मतलब यहां तक इसका प्रभाव है, तो ये इलेक्ट्रॉन को एस्केप नहीं करने देता, बाहर नहीं जाने देता। जब लेजर को गुजारा तो इसमें से, तो लेजर ने इसके इस फील्ड को डिस्टोर्ट कर दिया, एक तरफ से ये देखो ऊपर उठ गया, एक तरफ से इस तरह से नीचे हो गया। तो अब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकलेगा और कुछ लेजर की एनर्जी इसको मिल जाएगी, इस इलेक्ट्रॉन को। तो जब इसको एनर्जी मिलेगी तो इसके पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी हो गई इलेक्ट्रॉन के पास। लेकिन देखो अब इस लेजर की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, लेकिन यहां पर देखोगे तो लेजर की डायरेक्शन यूं हो गई, लेजर के फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो गई। जैसे ही डायरेक्शन चेंज होगी तो देखो अब इसका ये डिस्टोर्शन उल्टा हो गया, ये यूं ऊपर हो गया और इधर वाला पार्ट नीचे हो गया। अब क्या होगा, अब ये वापस से क्या करेगा, न्यूक्लियस इसको खींच लेगा अंदर की तरफ। तो ये वापस से जब यहां आएगा तो ये जो इसको जो एक्स्ट्रा एनर्जी इस लेजर ने दी थी वो एमिट कर देगा, वो उसको उत्सर्जित कर देगा। देखो यहां पर हमने क्या देखा था, इस लेजर ने कुछ एनर्जी इसको दी थी इलेक्ट्रॉन को, लेकिन जब ये वापस, जब इसका फील्ड वापस से इस डायरेक्शन में डिस्टोर्टेड हुआ तो न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को वापस से क्या करेगा, इस वेल के अंदर खींचेगा। जब न्यूक्लियस इसको वापस खींचेगा तो इसके पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी जो लेजर ने दी थी वो उसको एमिट कर देगा। तो देखो यहां पर ये वापस से उसी वेल में जो पहली पोजीशन थी वहां पर पहुंच गया, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी लेजर के थ्रू इसे मिली थी वो अब क्या होगा, वो उसको एमिट करेगा, उसको उत्सर्जित कर देगा। देखो यहां पर ये उसका उत्सर्जन हो रहा है, ये अल्ट्रा वायलेट रेज है, अल्ट्रा वायलेट लाइट है। तो बहुत ही छोटे टाइम स्केल की, एटो सेकेंड की छोटी छोटी लाइट्स ऐसे निकलती हैं, अल्ट्रा वायलेट लाइट। और इन्हीं के मिलने से अब क्या होगा, देखो ये बहुत सारी लाइट्स निकलेंगी यहां से, अल्ट्रा वायलेट लाइट निकल रही है। तो इन अल्ट्रा वायलेट रेज को ही या इन लाइट्स को ही हमने बोला एटो सेकेंड पल्स, क्योंकि इनका टाइम स्केल बहुत छोटा है। तो अब देखो ये हुआ क्या, इसके बाद का प्रोसीजर क्या है। देखो ये बहुत सारी वेव्स निकलेंगी, तो इनमें से कुछ वेव ऐसी होंगी जिनके देखो ये पीक एक दूसरे के साथ होंगे। देखो इसका पीक भी ऊपर है, इसका पीक भी ऊपर है, इसका ट्रफ यहां नीचे तो इसका ट्रफ भी यहां नीचे, इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
तो यहां पर जब इनके दोनों के पीक एक डायरेक्शन में होंगे, दोनों के ट्रफ एक जैसे होंगे, यहां पर देखो ट्रफ दोनों एक साइड में है, यहां पर पीक दोनों एक साइड में है, तो इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये बहुत सारी जो वेव्स निकलेंगी उनमें से कुछ इस कंडीशन में आएंगी। जब इस कंडीशन में आएंगी तो हमें इस तरह से प्रकाश इंटेंस लाइट नजर आती है, उससे प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में प्रकाश की तीव्रता, उसकी इंटेंसिटी जो होती है लाइट की, वो बढ़ जाती है, क्योंकि देखो इनके दोनों पीक आपस में मिल जाएंगे, इनके दोनों तरफ आपस में मिल जाएंगे, इस वजह से इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। और लेकिन जहां पर देखो ये विपरीत डायरेक्शन में होते हैं, देखो यहां पर इसका तो है पीक, लेकिन इसका क्या है यहां पर तरफ, तो ये उल्टी डायरेक्शन में जब होते हैं तब क्या होगा, उसे बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या कहते हैं? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अपोजिट डायरेक्शन में जब होता है तो ऐसी कंडीशन में कोई लाइट नहीं आती, बिल्कुल इस तरह से प्लेन लाइट होती है। ये प्लेन लाइन जो दिख रही है, इट मींस नो लाइट। इन्होंने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, इसे बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो देखो जब यहां पर ये बहुत सारी लाइट्स होंगी तो इनमें से कुछ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू इंटेंस हो जाती हैं, और ये जो इंटेंस लाइट है इन्हें बोला गया है एटोसेकेंड लाइट पल्स। तो सभी ये जो होंगी, सभी की सभी हमें नजर नहीं आएंगी, बहुत सारी तो कैंसिल हो जाएंगी एक दूसरे से। अगर इस एक्सपेरिमेंट में देखो यहां पर आपको देखो बहुत सारी लाइट दिख रही है, 1 2 3, इनमें से कुछ तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी और कुछ एक दूसरे के इंटेंस कर देंगी। तो देखो यहां पर जो कैंसिल आउट है देखो बहुत ही धीमे धीमे चल रही है, और यहां पर देखो उभार है। तो यहां पर ये इंटेंस लाइट है, यही आपकी क्या है, एटोसेकेंड पल्स है। देखो बाकी टाइम पर देखो नॉर्मल है, ऐसे यहां पर ऑफ है, एक तरह से लाइट नहीं आ रही, एकदम से फिर लाइट आएगी एटोसेकेंड्स के लिए, फिर नहीं आएगी, फिर एक एटोसेकेंड्स के लिए लाइट आएगी, फिर नहीं आएगी। इसे बोलते हैं एटोसेकेंड पल्स। देखो यहां पर ऑन फिर ऑफ, फिर ऑन फिर ऑफ, फिर ऑन फिर ऑफ। तो ये जो पल्स आई ये बहुत कम समय के लिए आती है, 10 की पावर -18 सेकंड के लिए आती है, इसीलिए इसे बोलते हैं एटोसेकेंड पल्स। और जब ये एटोसेकेंड पल्स आ गई तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये कहां से निकली, इन इलेक्ट्रॉन से निकली। तो अब हमें इलेक्ट्रॉन्स की मोशंस के बारे में, उनकी अवस्थिति के बारे में जानकारी मिल जाएगी। इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को कैप्चर कर लिया, अर्थात 10 की पावर -18 सेकंड के स्केल पर होने वाली घटनाओं को हमने कैप्चर करने की विधि खोज ली। तो ये इनकी पूरी की पूरी रिसर्च है। तो हमें इसमें ध्यान क्या क्या रखना है, देखो इसमें हमें ध्यान रखना है कि एटो सेकंड का स्केल क्या है, एटो सेकंड का पैमाना क्या है, कौन सी घटनाएं हैं जो एटो सेकंड पे होती हैं, कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो फेम्टो सेकंड्स पर होती हैं। फोटोग्राफी की लास्ट लिमिट कौन सी थी पहले, फेम्टो सेकंड, अब क्या होगी, एटो सेकंड। इसके साथ साथ हमें देखना होगा कि ये लेजर किस तरह से काम करता है। लेजर में ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है, कोहेरेंट लाइट है, ये नैरो बीम है, ये सारे के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब इसके बाद देखते हैं कि इन्होंने कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट किए। सबसे पहले शुरुआत जो की है वो एन लुइले ने की है। इनके द्वारा इंफ्रारेड लेजर का यूज किया गया। इंफ्रारेड लेजर को नोबेल गैस में से गुजारा, जो हमने ये एक्सपेरिमेंट पहले देखा था। तो इन्होंने क्या किया, ये जो लेजर था ये इंफ्रारेड लेजर का यूज किया, और इस गैस की जगह पर इन्होंने नोबेल गैस को यूज किया था। नोबेल गैस ऐसी गैस होती हैं जो इनर्ट गैसेज होती हैं, जो किसी से जल्दी की रिएक्शन नहीं करती, अक्रिय गैसें, जैसे नियॉन, xenon, रेडॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन, इस तरह की जो गैसेज हैं वो सब क्या हैं, इनर्ट गैसेज हैं, जो जल्दी की किसी से रिएक्शन नहीं करती। तो इस गैस की जगह उन्होंने इनर्ट गैस को लिया, और ये लेजर की जगह इन्होंने इंफ्रारेड लेजर को लिया। तो इंफ्रारेड लेजर को जब उन्होंने इनर्ट गैस में से गुजारा तो उनको ये छोटी छोटी पल्सेस मिली। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट इनका था। इसके बाद आपके पियर अगस्तीनी आए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 250 एटो सेकंड की लाइट पल्स को क्रिएट किया। तो दूसरा एक्सपेरिमेंट इनका था, इन्होंने कितने सेकंड का, 250 एटो सेकंड का लाइट पल्सेस को क्रिएट किया। और उसके लास्ट में आपके आते हैं कौन से, क्राउज आते हैं। इन्होंने क्या किया, जो पल्स ट्रेन थी, पल्स ट्रेन का मतलब कई सारी ये एटो सेकंड पल्स आ रही हैं, देखो एक के बाद एक। इस पल्स ट्रेन में से एक 250 एटो से 650 एटो सेकंड की पल्स को अलग कर दिया, आइसोलेट कर लिया। अर्थात ये जो आपकी पल्स ट्रेन आ रही थी, इस पल्स ट्रेन में से 650 एटो सेकंड्स की एक पल्स को अलग से आइसोलेट कर लिया, अलग कर लिया। तो इनका ये एक्सपेरिमेंट था। तो इन तीनों ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट किए हैं,
लेकिन तीनों का एक्सपेरिमेंट है किससे? एटो सेकेंड्स लाइट पल्सेस के क्षेत्र से है, जिसकी वजह से हम आज जो बहुत ही छोटे स्केल पर या छोटे टाइम स्केल पर, एटो टाइम स्केल्स पर जो घटनाएं हो रही हैं उनको कैप्चर कर सकते हैं। तो ये वाला था। इसके साथ अब हमें देखना होगा कि इसके एप्लीकेशन कहां है, कहां कहां इसका यूज किया जा सकता है। तो अगर मैं एटो सेकेंड फिजिक्स की बात करूं या इसके एप्लीकेशन की बात करूं, तो बहुत ही छोटी समय में होने वाली घटनाओं के अध्ययन में ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, शॉर्ट लिविड प्रोसेस, ऐसे प्रोसेस जो बहुत ही कम समय में चलते हैं, बहुत जल्दी संपन्न हो जाते हैं, उनका अध्ययन इनके माध्यम से किया जा सकता है, क्योंकि वो बहुत तेजी से वो परिवर्तन होते हैं, तो नॉर्मली हम उनको कैप्चर नहीं कर सकते। और दूसरा, इतने छोटे स्केल पर होने वाले अगर हम प्रक्रियाओं को देख लेंगे, उनको समझ लेंगे, तो हम जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उनको बीच में उनमें चेंजेस कर सकते हैं उन प्रोसेसेस में। तो हम नए तरह के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, या जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें इच्छित चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत छोटे स्केल की जानकारी मिलने लगी है, इलेक्ट्रॉन्स के स्केल की हमें जानकारी मिल रही है। इसके साथ साथ इसका मेडिकल में भी यूज किया जा सकता है, बहुत सारे रोगों की पहचान में, डायग्नोस्टिक टूल्स में इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, इमेजिंग में कर सकते हैं कि हमारे जो जिस तरह से हम इमेज प्राप्त करते हैं अंदर ऑर्गन्स की, उसकी इमेजिंग में इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जा सकता है, बहुत स्पीड वाले इससे कंप्यूटर्स का निर्माण किया जा सकता है, इलेक्ट्रो कम्युनिकेशन किया जा सकेगा, टेली कम्युनिकेशन जिसे हम बोलते हैं, वो भी बहुत तेजी से संपन्न हो पाएगा इनके वजह से या इनकी खोज के कारण। इसके साथ साथ देखो और क्या हो सकता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी इसका बहुत बड़ा रोल है, एस्ट्रोनॉमी में इसका बहुत बड़ा रोल है, वहां पर भी इनकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। देखो, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? ये बताती है कि कोई पदार्थ में से किस प्रकार के प्रकाश का उत्सर्जन हो रहा है, किस प्रकार के प्रकाश को वो शोषित करता है। तो वो जो सभी गुण जो होते हैं वो स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें भी इसका बहुत यूज है। तो बायोलॉजी में, एस्ट्रोनॉमी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मेडिकल्स में, सब इन सभी क्षेत्रों में इसका रोल हमें देखने को मिलेगा। अभी ये डेवलपिंग फील्ड है, धीरे धीरे ये डेवलप होगा। इसे बोलते हैं एटो सेकेंड फिजिक्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसके एप्लीकेशंस को भी।